तो मास्टर स्ट्रोक के इस एडिशन में आज पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड की एक एक परत खोलेंगे, जिसमें अब तक के सेंट्रल कैरेक्टर पार्थ चैटर्जी अपनी कुर्सी हर पद से गवा चुके हैं। पार्थ की क्राइम पार्टनर अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की रेड का सिलसिला जारी है। आज भी ईडी ने अर्पिता के एक और घर पर रेड की है। इससे पहले कल हुई रेड में मिले खजाने की गिनती आज सुबह तक पूरी हो पाई। काली कमाई का भंडार इतना था कि मशीनों की मदद से भी नोटों की गिनती में 18 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस तरह पार्थ और अर्पिता की काली कमाई का सेंसेक्स 55 करोड़ तक पहुंच चुका है और ईडी दावा कर रही है कि आंकड़ा 100 करोड़ को पार करेगा। अब पार्थ की कैश क्वीन ने भी ये कबूल कर लिया है कि उनके फ्लैट से मिल रही एक एक पाई पार्थ चैटर्जी की है। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने पार्थ के मंत्रिमंडल से छुट्टी करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या इस करप्शन की आज अभी टीएमसी के दूसरे नेताओं तक नहीं पहुंचेगी? इसका विश्लेषण आगे होगा, लेकिन पहले देखिए भ्रष्टाचार के भंडार की इनसाइड स्टोरी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मैं टैक्स भरूं, ये जेब भरे, क्या मैं मूर्ख अनाड़ी हूँ? ये पंक्तियां हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसके आगे जो तस्वीरें आपके सामने आने वाली है, उन्हें देखकर आपके मन में यही सवाल आएगा। इन तस्वीरों को आराम से और इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आम आदमी के लिए इतना पैसा देख पाना किस्मत की बात है। नोटों के इस पहाड़ में गुलाबी गड्डियों का अंबार है, हरे हरे करारे नोटों की भरमार है। 500 वाली हरी हरी गड्डी तो 2000 की गुलाबी गड्डियों में खोसी गई है। और सिर्फ नोट ही नहीं, जरा नजर घुमाइए तो आंखें चमक जाएंगी। नोटों के बगल में सोने का जखीरा है, ये मोटे मोटे कंगन, ये भारी भरकम हार, और जब गहनों की गिनती खत्म हुई तो ये सोने की ब्रिक्स। अब अगर आपकी चाहत इसे एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने की है तो हम वो भी पूरा किए देते हैं। ये खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जहां ईडी के सामने जब रुपयों का ये पहाड़ खुला तो कुछ देर के लिए अफसरों के होश फाख्ता हो गए। कुछ और डिब्बे खुले तो गहनों वाला भंडार सामने आया, वो भी टॉयलेट के अंदर। इस कैश लोक में कितना पैसा है यह आम इंसान के लिए गिन पाना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मौके पर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, वो भी 1-2 नहीं 4-4, और फिर शुरू हुई गिनती। 1, 2, 3, 1-2-3 घंटे नहीं बल्कि पूरे 18 घंटे लगे करप्शन के इस कैश की गिनती पता लगाने और फाइनल गिनती तक पहुंचने में। 27 करोड़ 90 लाख रुपए। गिनती पूरी हुई तो ये तस्वीर सामने थी। यह खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जिनका पेशा फिल्म और मॉडलिंग से जुड़ा है। अर्पिता भले ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो, लेकिन उनके फ्लैट से निकला ये नोटों का पहाड़ बिल्कुल असली है। नोट भले ही गुलाबी हैं, लेकिन कमाई काली है, और इस काली कमाई के किंग माने जा रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अर्पिता और पार्थ बेहद करीबी माने जाते हैं। अर्पिता के घर से बरामद की गई चीजों में ईडी को बहुत सारी सीडी मिली है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका सेक्स टॉय होने का शक है। हालांकि ईडी अब ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि बाकी सारे सामान और दस्तावेज के अलावा जो हीरे जवाहरात मिले हैं उनमें कुछ बेशकीमती हीरे की अंगूठियां हैं जिस पर पी लिखा है। क्या इस पी का मतलब पार्थो ही है? पूरे 18 घंटे की गिनती के बाद नोटों को इन बक्सों में भरा गया। इसके बाद एक ट्रक आया जो नोटों से भरे बक्से को जब्त करके ले गया। इससे पहले जब्त किए सामान की लिस्ट और कीमत का कागज तैयार हुआ, जिसके मुताबिक सिर्फ कैश ही 28 करोड़ बरामद हुआ। इसके अलावा खजाने से 6 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें आधा किलो के 6 कंगन बरामद हुए, इनका वजन 3 किलो हुआ। इसके अलावा सोने का हार, सोने की कलम भी मिली है।
इन सब के साथ 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें भी जब्त की गई है। फिल्मों में अर्पिता का एक लंबा करियर जरूर रहा है, बावजूद इसके उनके पड़ोसी तक उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन करप्शन का खजाना खुलने के बाद उनके सोसाइटी और पड़ोसी हैरान हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि जिस घर में करोड़ों बरामद हो रहे हैं, उसका मेंटेनेंस तक का पैसा जमा नहीं था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस फ्लैट से 28 करोड़ रुपए और करीब 6 किलो सोना मिला है, उसका मेंटेनेंस का पैसा तक नहीं दिया गया है और पिछले करीब 6 महीने के आसपास 60,000 रुपए की अभी भी बकाई रकम है जो मेंटेनेंस ऑफिस को देनी है। हालांकि इसी फ्लैट में अर्पिता का आना जाना बहुत कम रहा है, किसी ने देखा नहीं है आते जाते उन्हें। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। 60,000 दोनों फ्लैट का। दोनों फ्लैट में 60,000। हाँ जी, हाँ जी। जिनके फ्लैट में इतना रुपया है वो मेंटेनेंस बाकी रख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से काली कमाई का ये दूसरा जखीरा बरामद हुआ है। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज के फ्लैट से काली कमाई का खजाना मिला। फिर 27 जुलाई टॉलीगंज से 20 किलोमीटर दूर बेलघोरिया के फ्लैट में नया जखीरा बरामद हुआ। टॉलीगंज में 23 जुलाई को ईडी ने 21 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किए थे। फिर बेलघोरिया में 27 जुलाई को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह कैश बरामदगी का आंकड़ा 49 करोड़ 80 लाख का पहुंच चुका है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और गहने करीब 5 करोड़ के जब्त हुए हैं। तो इस तरह कुल बरामदगी 55 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही ईडी के शिकंजे में हैं, लेकिन ईडी को यह शक है कि ऐसे कैश के भंडार और भी कई ठिकानों पर हैं और ईडी को यह यकीन है कि आने वाले दिनों में सिर्फ कैश का भंडार ही अलग अलग फ्लैट से मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इसलिए पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों से पूछताछ जारी है ताकि इस काले खजाने की तह तक जाकर इसका पर्दाफाश किया जा सके। ईडी की कोशिश पार्थ और अर्पिता से उनकी काली कमाई के सारे ठिकानों का पता लगाना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्थ मुंह खोलने को तैयार नहीं है और अर्पिता के जवाब से भी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। ईडी से अर्पिता के कुछ सवाल आपके सामने। पैसों का भंडार किसका है? सारा पैसा पार्थ चैटर्जी का है। पैसे आपके घर कैसे और कब आए? पार्थ के करीबी घर आकर पैसा रख जाते थे, कभी कभी पार्थ खुद भी पैसे रखने आते थे। इतने पैसे के बारे में सवाल क्यों नहीं? पैसे जिस कमरे में थे वहां मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। इतने पैसे कहां से आते थे? पैसे के सोर्स की मुझे कोई जानकारी नहीं। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का रिश्ता करीब 1 दशक पुराना है, इसलिए ईडी का मानना है कि ऐसा बहुत सारा करोड़ों रुपया है जिसको पहले ही ठिकाने लगाया जा चुका है। हालांकि अब ईडी ने अर्पिता के सारे बैंक अकाउंट सील कर लिए हैं ताकि इस काली कमाई की तह तक जाया जा सके और इसे पूरी तरह मनी ट्रेल को आइडेंटिफाई करके सबके सामने लाया जा सके। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी की पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में उनकी बहुत बड़ी अहमियत थी और ये बात हमने मास्टर स्ट्रोक में आपको पहले भी बताई। अहमियत थी और इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने शुरुआत से ही उनकी गिरफ्तारी से किनारा कर लिया और आज सभी मंत्री पदों से उनको हटा भी दिया। दरअसल बीजेपी बंगाल की राजनीति में इसे माटी और आम मानुष का मुद्दा बनाने में जुट गई है। आज बीजेपी ने कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बाकी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी इस बात का उन पर भारी दबाव बना कि वो इस मामले में कार्रवाई करके ये संदेश दे कि वो भर्ती के नाम पर आम आदमी का पैसा खाने वालों के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी को बलि का बकरा बनाकर अपना दामन बचा रही है। ये पैसा तो उनकी पार्टी तृणमूल का है। बीजेपी अब इस मामले में सीधे सीधे ममता बनर्जी और उनके भतीजे को घसीट रही है। ये रुपया पार्थो और अर्पिता का सिर्फ रुपया नहीं है, तृणमूल का रुपया है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पूरे बंगाल के जनमानस के लिए ये शिक्षा से जुड़ा हुआ दुर्नीति है।
कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम आने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे बीजेपी को ममता सरकार को घेरने का मौका मिला है। इसीलिए बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। माँ, माटी और मानुष के कल्याण का नारा देकर राजनीति में उतरी ममता बनर्जी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पार्थ चैटर्जी इस खेल का सिर्फ मोहरा है। पैसा तो असल में ममता बनर्जी की पार्टी का है। ये रुपया पार्थो और अर्पिता का सिर्फ रुपया नहीं है, तृणमूल का रुपया है। ऐसा पार्थो चैटर्जी तृणमूल में और भी है जिसका पास रुपया है। पार्थो चैटर्जी मुख खोल देंगे तो तृणमूल का सत्यानाश हो जाएगा। बीजेपी ने कोलकाता सहित बंगाल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए कि ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी का साथ दे रही हैं। पार्थ के करीबी अर्पिता के पास से इतनी भारी भरकम रकम जब्त होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर ममता मौन है, इसीलिए बीजेपी सड़कों पर उतरी। दोपहर होते होते ममता बनर्जी ने संदेश दे दिया कि वो पार्थ के साथ नहीं है। पार्थ चैटर्जी को सभी मंत्री पदों से हटा दिया गया। इसमें सूचना एवं प्रसारण विभाग, संसदीय मामलों से जुड़े विभाग भी शामिल हैं। ममता ने कार्रवाई की तो बीजेपी ने इस पर अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी दी। ममता बनर्जी का हम रेजिग्नेशन चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग जो पार्थो चैटर्जी है उनको डिनाई करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जनता उतना बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानता है। पूरी सरकार इसके साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि रुपया ममता बनर्जी का है, इसीलिए नेता 2-2 हजार के नोटों के साथ सड़क पर उतरे और जांच की आंच भ्रष्टाचार की असल जड़ तक ले जाने की मांग उठाई। आज सबसे महत्वपूर्ण है, जब बंगाल से जितना भारी रकम पे पैसा उद्धार हो रहा है, ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। असली जो मुजरिम है उसको लेना है। दिल्ली से कोलकाता तक बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने सारे पैसे किया, पश्चिम बंगाल ट्रेजरी का खाली कर दिया। हमारे जितने सारे आज टीचर्स एग्जाम दिए थे सबको पैसा लिया, हर जगह में घटला है। इसका अरेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी को। भर्ती के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के इस खेल में आरोपियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अर्पिता और पार्थ के साथ साथ ईडी के राडार पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मोनालिसा दास है। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स की रजिस्ट्री मिली है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य का नाम भी इस घोटाले में आ रहा है। माणिक भट्टाचार्य से बुधवार को ईडी ने 13 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। इस मामले में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी समेत 4 महिलाएं भी ईडी के राडार पर हैं। बीजेपी इस घोटाले के बाद बंगाल को घोटालों का गढ़ बता रही है। नारदा, शारदा, चिटफंड, कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। पश्चिम बंगाल की सरकार में भ्रष्टाचार तो उसी दिन सार्वजनिक हो गया था जब बीते विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने खुद कट मनी लौटाने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन कट मनी और धांधली के इस धंधे के और छोर कहां तक हैं, ये धीरे धीरे अब पता लग रहा है। और जैसा हमने कहा कि अभी तो बहुत से ऐसे नोटों की गड्डी मिल सकती है, ये आशंका है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो, क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात फिर कभी वापस नहीं आती। यही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में राष्ट्रपत्नी कह डाला और सफाई में वो अब ये कह रहे हैं कि ये सब उनकी हिंदी व्याकरण की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा की समझ नहीं है। उनकी सफाई बचकानी लगती है, क्योंकि बांग्ला में भी
राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं। हाँ, एक्सेंट जरूर बदल जाता है, राष्ट्रपति हो सकता है। अधीर की इस गलती की वजह से सोनिया गांधी बुरी तरह से घिर गई हैं। बीजेपी सोनिया पर हमलावर है। क्यों, हम आपको आगे ये बताएंगे, लेकिन पहले इस मामले का अपडेट आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अपडेट ये है कि अधीर रंजन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। डिंडोरी पुलिस ने 0 FIR की है और केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक पेश होने के लिए कह दिया गया है। अधीर रंजन की कथित भाषा की गफलत वाली अब ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी में आदी नहीं हूँ। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। मैं चुनौती दे रहा हूं बीजेपी पार्टियों को कि अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है मेरे खिलाफ, तो मुझसे आप टक्कर दिया करो। मैडम को बीच में मत लिया करो, क्योंकि इसमें मैडम को कोई लेना देना नहीं। अब समस्या सोच की है या फिर हिंदी के व्याकरण की, ये तो अधीर रंजन चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने से उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ गोल जरूर कर दिया है। बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ सोनिया गांधी को घेरने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। समस्या शुरू कहां से हुई, यहीं से शुरू करते हैं। कल सदन में विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद विपक्ष ने संसद के बाहर ही अपना धरना शुरू कर दिया। यहीं से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी रिपोर्ट कर रहे थे। जमीन पर कई विपक्षी सांसद बैठे थे और उन्हीं में अंकित को लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी दिखे। अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना। अंकित ने अधीर रंजन चौधरी से बात करनी शुरू की और इसी दौरान अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। ध्यान से सुनिए। धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर इस दौरान अंकित ने अधीर रंजन को टोका भी, लेकिन वो नहीं समझे। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर मुद्दा तो बन गया था। आज बीजेपी पूरी तैयारी से आई थी। महंगाई पर जो बीजेपी संसद में बैकफुट पर थी, अधीर रंजन के इस बयान से वो अचानक फ्रंट फुट पर आ गई। जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले स्मृति ईरानी खड़ी हो गई और कांग्रेस पर बुरी तरह से बरस पड़ी। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अधीर रंजन अपनी सफाई में कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सिर्फ स्मृति ईरानी की गर्जना सुनाई दे रही थी। सामने सोनिया गांधी बैठी हुई थी तो स्मृति ने निशाने पर उन्हें भी लिया। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसके बाद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू कर दिए। माफी मांगो इस देश से,
माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारा जवान से एक लफ्ज निकलने। अब सफाई देने की बारी अधीर रंजन चौधरी की थी, जिन्होंने सब कुछ अपनी कमजोर हिंदी और व्याकरण की अज्ञानता पर डाल दिया। ये जो मीडिया है, ये एबीपी, वहाँ एक हमारे एक यंग मीडिया पर्सन वो आए, मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा आप देखिए, आपका वीडियो देख लीजिए, ऑडियो भी देख लीजिए। मैंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना चाहता है, राष्ट्रपति जी हम मिलके हमारा बात रखना चाहता है। फिर अचानक निकल गया राष्ट्रपति जी से हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी में आदी नहीं हूँ। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा है कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए, तो इसका मतलब और क्या हो सकता। अधीर रंजन राष्ट्रपति से तो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सदन में माफी के सवाल से वो इनकार करते हैं। उल्टा खुद प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान याद दिला रहे हैं। मैं इस पाखंडियों के साथ और पाखंडियों के सामने मैं क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। क्योंकि तो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में रेणुका चौधरी को क्या कहता, शशि थरूर की पत्नी के खिलाफ क्या नारा था, उनका क्या टिप्पणी थी, एक के बाद एक मैं बता रहा हूं। बंगाल के मुख्यमंत्री, वो भी तो महिला है, उनके खिलाफ क्या इनका रवैया था, क्या इनका टिप्पणी थी, मैं ये भी जानना चाहते हैं। मैं ये भी जानना चाहता है मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव के समय क्या का टिप्पणी कही गई। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर मोदी जी की टिप्पणी तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं और असभ्य टिप्पणी का ठीकरा कमजोर हिंदी पर फोड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर मोदी जी की टिप्पणी तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं और असभ्य टिप्पणी का ठीकरा कमजोर हिंदी पर फोड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की सफाई आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन उनकी इस टिप्पणी की वजह से सोनिया गांधी फंस गई है। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। इस पर आज संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस भी हो गई। बीजेपी दावा कर रही है कि सोनिया गांधी ने बदसलूकी की। कांग्रेस बीजेपी के सांसदों पर सोनिया गांधी से बदसलूकी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है, बीजेपी के सांसदों को सस्पेंड करने की मांग की है। पूरी रिपोर्ट अब आप देखेंगे। सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी ही नारेबाजी सदन के अंदर भी हो रही थी। आरोप है कि सोनिया गांधी खुद उन सांसदों से मिलने गई जो नारे लगा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी नेता रमा देवी के पास गई और कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और कहा, मैम मे आई हेल्प यू? स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने ही लिया है, मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया ने जवाब दिया, डोंट टॉक टू मी। स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं? और फिर वहां दोनों तरफ से सांसद आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से धमकाने वाले अंदाज में बात की है, जबकि कांग्रेस कह रही है सब कुछ शालीनता के दायरे में हुआ। बीजेपी के सांसदों ने सोनिया गांधी से बदसलूकी की। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेरकर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक
बातें की और व्यवहार किया। जिन अधीर रंजन की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद इस दौरान सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे और सोनिया गांधी ने किसी को नहीं धमकाया। मैं एक तरफ गए, मैडम जाने लगे, पीछे से मैडम के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गए। तो मैडम घूमकर रूमा देवी से पूछने गए, रूमा देवी जी आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ, मैं क्या किया? तो बस कहां से आ गया बार मिनिस्टर, आके हमला बोल दी मैडम पे। अरे एक मंत्री कहां से इस तरीके क्यों बर्ताव करते हैं मैडम के खिलाफ? मैडम भी तक महिला है। दादा फिर आरोप लग जाएगा कि आप बार मिनिस्टर कह रहे हैं। मतलब जिन उनके खिलाफ ये इल्जाम है, इसलिए कहते हैं मना कर दो। मैं इसको मना करते हैं, अगर बार मिनिस्टर मतलब ये चालू भाषा हो गए, ठीक है, काट दो। आपस में बात कर रही थी रूमा देवी से कि आप क्यों गुस्से में हैं, मेरे खिलाफ क्यों आप नारा लगा रहे हो? तो बिना बोले कहीं से आ गए स्मृति ईरानी जी, आके मैडम पे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्या तरीका है? उनका तो टू दी कॉन्ट्ररी कहना है दादा कि मिसेस गांधी ने उनको धमकाया। बिल्कुल, मैडम गांधी कभी को किसी का ये दावा है कि जब ये पूरी बहस हो रही थी तब बीच बचाव करने के लिए एनसीपी की सुप्रिया सुले वहां पहुंची थी। सुप्रिया का कहना है कि दोनों तरफ से सांसद बहस कर रहे थे। Mrs. Gandhi was leaving the house and somebody from the treasury said a few slogans. So she walked up to Rama Devi ji and they were interacting with each other. And then I realized a lot of MPs from both sides got together and some heated exchanges were heard, a lot of mixed voice. So I went up to Sonia ji. I requested her, she was talking to Rama Devi ji when I went there. I requested her that, madam, please, I request you, let's leave from here because this exchange is not going anywhere. And she was very gracious and Sonia ji and I left and I went and dropped her to her car. अब ये पूरा विवाद कहाँ जाकर खत्म होगा पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अधीर रंजन चौधरी के बयान ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। इसकी भरपाई अभी तो मुश्किल लग रही है। वैसे मौसम की मार की बात करना भी जरूरी है। इसका विश्लेषण करेंगे कि देश के बड़े बड़े शहरों में बाढ़ का सितम क्यों है। भारी बारिश के बाद जोधपुर शहर डूब गया। जोधपुर में आई बाढ़ तो आज उसे 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी अभी तक निकला ही नहीं है। जबकि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक हैं। करीब 22 साल से वो जोधपुर क्षेत्र की विधानसभा से विधायक हैं। उनके 3 मुख्यमंत्री काल का हिसाब जोड़ दिया जाए तो वो 13 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोधपुर से वो 5 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। फिर भी जोधपुर डूबा हुआ है। ये बाढ़ की मार है, सिस्टम की हार है और इसी पर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार है। आज 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, कोई समाधान नहीं हुआ है। पूरी कॉलोनी को रिस्क है, पूरी कॉलोनी चारों तरफ से पानी में डूबी भी है और लाइट वाइट नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। तीन दिन से जोधपुर का ये इलाका पानी में डूबा है। शहर की न्यू रूप विहार कॉलोनी के लोग परेशान हैं। पानी के हालात को देखना है तो हम सीधे इन तस्वीरों को समझ सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे इन सड़कों पर पानी लगातार भरे रहने की वजह से हो चुका है। अब जब ये पानी निकलेगा तो सड़क भी होगी कि नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ ऐसे घरों तक पहुंच पाएं जहां पर किसी भी प्रकार की मदद इस समय नहीं है। लोग घरों के बाहर उम्मीद भरी निगाहों के साथ खड़े हैं कि प्रशासन उन तक किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाएगा। हालात इतने खराब हैं कि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। संपत कंवर कह रही हैं कि खुद सीएम गहलोत यहाँ के विधायक हैं, तब ये हालत है।
कि अशोक जी हमारे लिए बस ये सुविधा कर ले तो हमारे जोधपुर के मुख्यमंत्री होते हुए हम फोड़ा भुगत रहे, क्यों भुगत रहे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी खुद मुख्यमंत्री कह रही हूँ, ये सरकार नहीं बननी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री होके हम दुख पा रहे। फिर हमारे आदमी सारा परेशान होता है, दिन भर बेचारा मजदूरी कर करके मेहनत कर करके हमने घर बनाया। तो अशोक जी तक ये आवाज जाए कि हमारे ही कॉलोनी का वो सही तरीके से करे। कॉलोनी के लोग पानी में फंसे हैं और सिस्टम की कमान थामने वाले निश्चिंत हैं। हमने मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर नगर निगम की महापौर विनीता सेठ से भी बातचीत की। क्योंकि ये बरसात मेरे ख्याल से 40 साल के बाद इतनी भयंकर बरसात हुई है, और बरसात के बाद अभी हमको जो दिख रहा है पूरे शहर में दिख रहा है, उस शहर का जब वीडियोग्राफी करके हम लोग आने वाले समय में किस तरह से पानी की निकासी होनी चाहिए, तुरंत वो निकासी का काम करें। मैडम, रात को 2 बजे मैं वहीं था और ये आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमारे को सिर्फ एंड सिर्फ पाइप दे दो और 2 जेसीबी दे दो, हम अभी डाल देंगे। दिला दो आप। और ये जेसीबी पाइप लेके आए थे, 2 पैसे का पाइप लेके नहीं आए और करते ही वो फूट गया। काम करने की इच्छा ही नहीं, वरना 2 घंटे का पानी है, 10 इंच सिंचाई विभाग का पाइप डालते, सिंचाई विभाग का पीएचईडी का 2 घंटे में पानी टूट जाता है। कोई ज्यादा पानी है क्या? जेडीए और निगम के अधिकारी आते रहे हैं और वो जितना रिलीफ दे रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके पट्टे जेडीए ने दिए थे, तो अब वो सब जांच कर लेंगे, जो आपने कहा है उसको भी देखेंगे, पर पहले तो ये है कि रिलीफ कैसे दिया जाए वो काम कर लें। महापौर व्यवस्था दुरुस्त कराने की बात कर रही है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था पहले से बनती तो ये हाल ना होता। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।